सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी विद आदित्य। आज मैं आपके सामने यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आई हूँ। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने सही किए हैं, और अपने सारे आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मूर्त शब्द का विलोम क्या है। मूर्त शब्द का क्या विलोम बताना है हमें। ए अमूर्त, बी प्रतिमूर्त, सी सम्मूर्त, डी अदृष्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए अमूर्त। अमूर्त मूर्त का विलोम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। ए शीति, बी भीति, सी भय, डी त्रास। हमें बताना है इसमें से कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी, सी, डी तो डर के पर्यायवाची हैं, लेकिन ऑप्शन ए शीति जो है वो डर का पर्यायवाची नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हमें बताना है कौन सा उपसर्ग है प्रत्येक शब्द में। तो एक में जब हम प्रति जोड़ते हैं तो प्रत्येक बनता है, और उपसर्ग वही होता है जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगे होता है, क्योंकि किसी शब्द के लास्ट में जो शब्द लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो क्या है इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। हमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब इसके ऑप्शन है उपज, तद्भव, उपला, उबाल। अब इसमें देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि तद्भव जो है वो तद्भव शब्द ही होगा, लेकिन नहीं, ये जो तद्भव शब्द है वो खुद में एक तत्सम है। तो तद्भव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके पास घर ना हो। हमें बताना है जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है ग्रही, बी अनिकेत, सी अभिषेक, डी अकिंचन। तो जिसके पास घर नहीं हो उसे कहते हैं, बताइए अपने अपने को आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिसके पास घर नहीं हो उसे कहते हैं अनिकेत। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब हमें लिंग बताना है छठे नंबर के क्वेश्चन में। तो मनगढ़ंत, मनगढ़ंत का हमें लिंग बताना है। तो ऑप्शन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो मनगढ़ंत का जो लिंग होगा वो होगा स्त्रीलिंग। अब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। हमें कव्वाली शब्द का लिंग बताना है। तो ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। तो बोलते हैं कव्वाली हो रही है, गा रही हैं, गाई जा रही है। तो बोल के देखेंगे तो कव्वाली शब्द क्या बनता है, स्त्रीलिंग। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमें 8वें क्वेश्चन का आंसर देखना है। 8वां क्वेश्चन है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ऐ कर देते हैं, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, या अंत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। तो इसमें हमें इसका आंसर क्या होगा हमें बताना है। अकारांत शब्द के स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या होता है। अब आप कोई अकारांत शब्द ले लीजिए, जैसे कि सपोज़ कीजिए लता है। लता का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम उसका स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे, लताएं। तो हमने लास्ट में अंत्य जो शब्द है लता, आ जो आ रहा है उसका हमने क्या किया है, लताएं किया है। लताएं मतलब हमने उसके लास्ट में ए कर दिया है। तो ए कर दिया है तो इससे हमें पता चलता है कि इसका ऑप्शन सी आएगा, कि अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। अब हमें 9th क्वेश्चन देखना है। देखिए 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। इसमें से कौन सा अशुद्ध है हमें ये बताना है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। बी, व्यक्तिगत अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। सी, कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। डी, बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िये रूप अशुद्ध है। तो इसमें लिखा है बुढ़िया का जो बहुवचन है बुढ़िये वो अशुद्ध है, लेकिन बुढ़िया का जो बहुवचन होता है वो बुढ़िये ही होता है। तो इसलिए यही वाला जो कथन है ये अशुद्ध है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब हम 10 देखेंगे। बाधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख
क्यों भरा हीरों से। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख भरा था क्यों हीरों से। इस पंक्ति में हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्रेष्ठ अलंकार है, यमक अलंकार है या अतिशोक्ति अलंकार है। अब इसमें क्या होगा, हमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें है, आप बताइए, इसमें है अतिशोक्ति अलंकार, क्योंकि इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि मणि वाले फड़ियों का मुख भरा हुआ था हीरो से। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। मोती, इसमें कवि ने जो कहा है कि मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का वर्णन किया गया है, और इसमें बढ़ा चढ़ाकर उसको वर्णन किया है, इसलिए इसका अतिशोक्ति आंसर डी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। जिस समासिक पद शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो जिसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है वो होता है बहुब्रीहि, क्योंकि जैसे नीलकंठ है तो नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव का। तो नीलकंठ में शिव तो नहीं है, लेकिन इसका जो प्रधान शब्द है वो शिव है, क्योंकि इसको ये तीसरे किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, जो कि है शिव। तो ये एग्जाम्पल है, जिसे नीलकंठ होता है। तो नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव का। तो वो तीसरा पद हो जाता है, तो इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास का यही डेफिनेशन है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ नीलकंठ, नीलाकंठ दोनों ही प्रधान नहीं है और तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, किसकी तरफ, शिव की तरफ। तो इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थियों का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो है ऑप्शन बी, विद्या प्लस अर्थी। क्वेश्चन नंबर 13 है। आंधी आवे बैठ गवावे, इस लोकाक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है संकट से मुंह फेरना, ऑप्शन बी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन सी विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, और डी आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संकट से मुंह फेरना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ्य, दुर्लभ और अलभ्य। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी दुर्लभ बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। हमें बताना है कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य अरुण का समानार्थी होता है, सूर्य का सारथी, ये भी इसका भी मतलब वही है। कुमकुम भी अरुण का ही समानार्थी है। तो बिंबा फल जो है वो अरुण का समानार्थी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत और संभाव्य भूत। देखा गया हो, तो इसमें क्या है, संभाव्य भूत है, क्योंकि इसमें क्रिया से भूत के समय की भूत के समय की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो रही है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है समय का क्या है क्या नहीं है, तो इसमें संभाव्य भूत है। अब हमें 17वां क्वेश्चन देखना है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो इसमें अंबर जो है वो अनेकार्थक शब्द है, क्योंकि अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है, जबकि पुस्तक का मतलब पुस्तक ही होता है, बालक का मतलब बालक ही, और साहस मतलब साहस ही होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे।
किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो अनुभाव, विभाव, संचय भाव, स्थायी भाव। तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो देखिए, रस के स्थायी भाव होते हैं, जैसे श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, करुण रस है, वीर रस है, वीर रस का, और रौद्र रस है। तो इन सब के स्थायी भाव होते हैं। तो ये जो स्थायी भाव के परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। 19 क्वेश्चन देखेंगे। बैकग्राउंड में आ रही आवाज़ों पर ध्यान ना दें, आप अपने क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है? तो वह हमारा चौपाई कहलाती है, क्योंकि चौपाई में ही 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है, सब कोई निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निर्वाचक है या संयुक्त सर्वनाम हमें बताना है। तो ये संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों संयुक्त आई हैं। अब हम 21 नंबर देखेंगे। गुरुजी मेरा स्वीकार करें क्या? अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत, अभिमान। तो हम गुरुजी का क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है हमें बताना है। विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, हमें बताना है कि कौन सा कारक है। अधिकारक कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक। तो क्योंकि ये अलग हो रही है, छत से कूद रही है, तो अलग होना किस में आता है? अपदान में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपदान कारक। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखेंगे। इसके लिए हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। हमें वाक्य 4 खंडों में दिया गया है, ABCD। उसमें से हमें जिसमें त्रुटि हो वो हमें पता करके बतानी है। वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, या इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए, वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मतलब इसमें जो है वो बी में त्रुटि है। यहाँ पे जो है वो वाक्य में परस्पर और एक दूसरे में से दोनों में से कोई एक शब्द आना चाहिए। जैसे कि इसका जो सेंटेंस है वो होना चाहिए, वे मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसमें परस्पर और एक दूसरे एक साथ नहीं आना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, उसमें त्रुटि है। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखें। जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ। इसमें या कोई त्रुटि नहीं है। अब हमें इसमें बताना है कोई त्रुटि है या नहीं है। तो हाँ, इसमें त्रुटि है। इसमें ऑप्शन इसका सी सही है, मतलब सी सही है, मतलब इसका आंसर सी है। और इसमें सी में ही त्रुटि है, क्योंकि इसका जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए, जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाना। तो यहाँ चले जाओ नहीं आएगा, चले जाना आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आगे भी वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। आप प्लीज़ अपना हमें थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।